नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं साइमा खान, मेरे साथ है मेरी सहयोगी बीना और आप देख रहे हैं हमारा सांकेतिक समाचार। शुरुआत कर लेते हैं हेडलाइन से। प्रधानमंत्री ने भारतीय कृषि को निर्यात आधारित वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने की जरूरत पर दिया बल। कृषि संबंधी वेबिनार में रसायन मुक्त और प्राकृतिक खेती पर दिया जोर। कृषि को बताया भारत की दीर्घकालिक विकास यात्रा का एक रणनीतिक स्तंभ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ओडिशा के पारादीप में सल्फ्यूरिक एसिड संयंत्र 3 राष्ट्र को किया समर्पित। उर्वरक उत्पादन में आत्मनिर्भर बनने पर दिया जोर। कहा कि डबल इंजन की सरकार ओडिशा के तेज विकास के लिए प्रतिबद्ध। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने वित्त वर्ष 2026-27 का बजट किया पेश। किसानों का 2 लाख रुपए तक का कर्ज होगा माफ। 2047 तक राज्य की अर्थव्यवस्था को $5 लाख करोड़ के स्तर तक ले जाने का रखा लक्ष्य। पश्चिम एशिया संकट के बीच भारत की समुद्री भूमिका पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बड़ा बयान। कहा कि वैश्विक तनाव के दौर में आत्मविश्वास, क्षमता और स्पष्ट दृष्टि के साथ नेतृत्व भारत का दायित्व। कहा कि बदलती वैश्विक भू राजनीति के दौर में महासागर फिर दुनिया के शक्ति संतुलन के केंद्र में आए। नेपाल में आम चुनाव की मतगणना जारी। बालेन शाह के नेतृत्व वाली नवगठित राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी 95 सीटों के साथ सबसे आगे। सीपीएन यूएमएल 10 सीट पर आगे। नेपाली कांग्रेस को 11 सीटों पर बढ़त। और अब समाचार विस्तार से। बजट के बाद तीसरे वेबिनार का आयोजन हुआ। ये वेबिनार कृषि और ग्रामीण कायाकल्प पर आधारित रहा। वेबिनार में किसान, मत्स्य और पशुपालक, कृषि स्टार्टअप और कृषि सहकारी से जुड़ी लोग शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने इसमें शिरकत की। उन्होंने कृषि उत्पादों के विविधीकरण और निर्यात योग्य हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स उत्पाद करने की बात कही। हमारे पास डाइवर्स क्लाइमेट है, हमें इसका पूरा फायदा उठाना है। एग्रो क्लाइमेटिक जोन, उस विषय में हम बहुत समृद्ध हैं। इस साल का बजट इन सब बातों के लिए अनगिनत नए अवसर देने वाला बजट है। प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की दिशा तय करता है और एक्सपोर्ट ट्रेंड को बढ़ावा देता है। बजट में हमने हाई वैल्यू एग्रीकल्चर पर फोकस किया है। नारियल, काजू, कोको, चंदन ऐसे उत्पादों के रीजनल स्पेसिफिक प्रमोशन की बात कही है। केरल के किसानों को अतिरिक्त लाभ हो, तमिलनाडु के किसानों को अतिरिक्त लाभ हो, इसलिए इस बार कोकोनट पर एक विशेष बल दिया गया है, जिसका फायदा आने वाले दिनों में हमारे इन किसानों को मिलेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार का फोकस देश में फसलों का विविधीकरण करने पर है। उन्होंने कहा कि बजट का एक एक पैसा किसानों तक पहुंचे, यही सरकार का लक्ष्य है। केवल एक ही फसल पर टिके रखना किसान के लिए जोखिम भरा है। इससे आय के विकल्प भी सीमित हो जाते हैं। इसलिए हम क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन पर फोकस कर रहे हैं। इसके अलावा नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स एंड पल्सेस, नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग, ये सभी एग्रीकल्चर सेक्टर की ताकत बढ़ा रहा है। साथियों, आप भी जानते हैं एग्रीकल्चर स्टेट सब्जेक्ट है। राज्यों का भी एक बड़ा एग्रीकल्चर बजट होता है। राज्य का भी एक एक पैसा जो गांव के लिए, किसान के लिए तय हुआ है, वो सही उपयोग हो। हमें बजट प्रावधानों को जिला स्तर तक मजबूत करना होगा। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित वाइस चांसलर कॉन्क्लेव को संबोधित किया।
विकसित भारत 2047 के लिए भारतीय उच्च स्तर शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण विषय पर इस कॉन्क्लेव का आयोजन भारतीय विदेश व्यापार संस्थान ने किया। पीयूष गोयल ने इस मौके पर कहा कि विकसित राष्ट्रों के छात्रों को भारत में आकर पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इसके लिए भारतीय संस्थानों में पाठ्यक्रम को समकालीन और आकर्षक बनाना होगा। We need to encourage students from the developed world to come and study in India. Maybe in a 3-year program, spend 1 year in India, 2 years in their original institution, or a half time in both places. These kind of dual degrees will help the students of the developed world to understand how the developing countries think, work, engage with our culture, engage with our people. Because friends, the future lies in countries like India. The future growth engines are going to be countries which are less developed or developing nations, such as India. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ओडिशा के कटक में सीआईएसएफ खारवेल क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र में आयोजित 57वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित किया। उन्होंने सीआईएसएफ के 57 वर्षों की उपलब्धियों की सराहना की, जवानों के समर्पण को सलाम किया और भविष्य की योजनाओं का ऐलान भी किया। और इस मौके पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि भारत के औद्योगिक विकास की संकल्पना सीआईएसएफ के बिना पूरी नहीं हो सकती। गृह मंत्री के साथ उन्होंने साथ ही जोर देते हुए कहा है कि इस 31 मार्च तक देश नक्सलवाद से मुक्त हो जाएगा। नरेंद्र मोदी सरकार का एक संकल्प कि 31/3/2026 को हम इस देश को नक्सलवाद से मुक्त कर देंगे और उसमें भी सीआईएसएफ का बहुत बड़ा योगदान है। उड़ीसा हो, छत्तीसगढ़ हो या तेलंगाना हो, सभी जगह पे सीआईएसएफ ने नक्सल अभियान के उन्मूलन में एक प्रकार से अपनी भूमिका निभाई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज कोलकाता में सागर संकल्प सम्मेलन में शामिल हुए और इस दौरान उन्होंने मिडिल ईस्ट के हालात और उसके असर की बात की। उन्होंने कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज या पूरा पर्शियन गल्फ क्षेत्र दुनिया की एनर्जी सिक्योरिटी का एक बहुत अहम क्षेत्र है। जब इस क्षेत्र में डिस्टरबेंस या डिसरप्शन होता है तो उसका सीधा असर तेल और गैस की सप्लाई पर पड़ता है। राजनाथ सिंह ने कहा कि वैश्विक तनाव से अनिश्चितता का सीधा असर अर्थव्यवस्था और वैश्विक व्यापार पर पड़ता है। अभी चल रही मिडिल ईस्ट की स्थिति, इसका मैं मानता हूं कि एक ज्वलंत उदाहरण है। आज जो वहां हो रहा है वह बहुत ही असामान्य है। आगे चलकर मिडिल ईस्ट में या हमारे पड़ोस में परिस्थितियां किस दिशा में जाएंगी, इस पर अभी कोई कॉन्क्रीट प्रेडिक्शन करना कठिन है। यदि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज या पूरे पर्शियन गल्फ क्षेत्र को देखें तो यह विश्व की एनर्जी सिक्योरिटी का एक अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। जब इस क्षेत्र में डिस्टरबेंस या डिसरप्शन होता है तो उसका सीधा असर ऑयल और गैस की सप्लाई पर पड़ता है। यही नहीं, आज हम सप्लाई चेन डिसरप्शन केवल ऊर्जा क्षेत्र में ही नहीं बल्कि अन्य क्षेत्रों में भी देख रहे हैं। इन अनसर्टेनिटीज का सीधा प्रभाव इकोनॉमी और ग्लोबल ट्रेड पर पड़ता है। और आज जिस तरह अलग अलग देश लैंड पर, एयर में, सी में और अब तो स्पेस तक में एक दूसरे को टक्कर ले रहे हैं, वह वास्तव में यह हम सभी के लिए चिंता का विषय है। यह एक एबनॉर्मल सिचुएशन है, मैं ऐसा मानता हूं। व्हाट आई कंसीडर एज मोर वरिंग इज द फैक्ट दैट दिस abnormalcy is becoming the new normal.
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शुक्रवार को पेश वित्त वर्ष 2026-27 के बजट में किसानों के लिए कर्ज माफी योजना की घोषणा करते हुए कहा कि 30 सितंबर 2025 तक बकाया 2 लाख रुपए तक के फसली ऋण माफ कर दिए जाएंगे। फडणवीस ने राज्य विधानसभा में बजट पेश करते हुए कहा कि पुण्य श्लोक अहिल्या देवी होलकर शेतकारी कर्ज माफी योजना के तहत महाराष्ट्र के कर्जदार किसानों को राहत दी जाएगी। उन्होंने कहा कि जो किसान अपने कर्ज की अदायगी नियमित रूप से करते रहे हैं, उन्हें राज्य सरकार की तरफ से 50,000 रुपए का प्रोत्साहन दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं के लिए पहले से संचालित मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिना योजना जारी रहेगी और इसके लिए पर्याप्त धन उपलब्ध कराया जाएगा। और इसके साथ ही फडणवीस ने कहा कि राज्य के 1000 से अधिक आबादी वाले सभी गांवों को कंक्रीट से बनी सड़कों के जरिए जोड़ा जाएगा। उन्होंने महाराष्ट्र को देश की वित्तीय ताकत बताते हुए कहा कि वर्ष 2047 तक राज्य की अर्थव्यवस्था को 5 लाख करोड़ डॉलर के स्तर तक ले जाने का लक्ष्य है। फडणवीस ने बजट भाषण में राज्य के दिवंगत वित्त मंत्री अजीत पवार को याद करते हुए कहा कि उनके सम्मान में एक उपयुक्त स्मारक बनाया जाएगा। और महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने धर्मांतरण निषेध विधेयक के मसौदे को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत किसी भी धर्म में परिवर्तित होने से पहले सक्षम प्राधिकारी से अनुमति लेनी अनिवार्य होगी। और एक अधिकारी ने विधेयक में दिए गए प्रावधानों के बारे में बताया कि जो व्यक्ति धर्म परिवर्तन करना चाहता है, उसे इससे पहले 60 दिन का नोटिस देना होगा और सक्षम प्राधिकारी से अनुमति लेनी होगी। उन्होंने कहा कि धर्मांतरण के 25 दिनों के भीतर प्राधिकारी के पास इसे पंजीकृत कराना होगा, अन्यथा इसे अमान्य माना जाएगा। विधेयक के अनुसार यदि धर्म परिवर्तन करने के इच्छुक व्यक्ति का कोई रक्त संबंधी इस बारे में शिकायत दर्ज कराता है तो ये गैर कानूनी है, तो पुलिस प्राथमिकी दर्ज करेगी और जांच करेगी। विधेयक में कहा गया है कि धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में बलपूर्वक धोखाधड़ी या प्रलोभन द्वारा धर्मांतरण का अधिकार शामिल नहीं है, बल्कि इसमें ऐसे गैर कानूनी धर्मांतरणों से संरक्षण का अधिकार शामिल है। और बुलेटिन में लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। हम जल्द हाजिर होंगे, आप देखते रहिए डीडी न्यूज। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। गांव में आया नया हीरो, खरपतवार का डर हुआ जीरो। अब खेती का काम होगा खास, जब ये सुपरस्टार होगा हर किसान के पास। गांव का सुपरस्टार स्टील MH210 पावर वीडर। स्टील उपकरण लाए परिवर्तन। वीडियो कॉल। मैं सीनियर इंस्पेक्टर काली पहाड़ी चौकी से। यस, आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं। ड्रग? मैंने आपको अरेस्ट किया जाता है। यदि बचना चाहते हो तो 2 लाख रुपए। ये फोन पे कौन अरेस्ट करता है? तुम पुलिस नहीं है और हम बोगा मतलब मूर्ख नहीं है। यूपीआई कहता है अगर कोई नकली पुलिस बन के आपको फिर कॉल करे और डराए तो कहो मैं मूर्ख नहीं। जाइए, आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। LIC युवा प्रोफेशनल्स के लिए लाए हैं नवजीवन श्री। करें नियमित प्रीमियम का भुगतान, जीवन बीमा का आनंद लें, प्राप्त करें प्रीमियम के प्रतिशत पर गारंटीकृत एडिशंस। अपने वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप मैच्योरिटी पर गारंटीकृत धनराशि पाएं। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक अतिरिक्त लाभ। आज ही खरीदें। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है और आप देख रहे हैं हमारा सांकेतिक समाचार। शुरुआत करते हैं। आगामी केरल विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा के लिए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार राज्य के दौरे पर हैं। उन्होंने आज कोच्चि में राजनीतिक दलों के साथ बैठक कर केरल विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में राजनीतिक दलों ने केरल में विशेष गहन पुनरीक्षण के सुचारू संचालन के लिए भारत निर्वाचन आयोग की सराहना की और BLOs के कार्यों की प्रशंसा की। और इस दौरान ज्ञानेश कुमार ने कहा कि SIR पूरी तरह से पारदर्शी तरीके से किया गया है और प्रपत्र 6, 7,
8 के माध्यम से नाम जोड़ने हटाने के लिए आवेदन अभी भी किए जा सकते हैं। समीक्षा बैठक में राजनीतिक दलों ने चुनाव आयोग से चुनावों के दौरान धन, बल, शराब और मुफ्त उपहारों के वितरण पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। उन्होंने चुनाव की तारीखें तय करते वक्त स्थानीय त्योहारों को ध्यान में रखने का अनुरोध किया। मुख्य चुनाव आयुक्त ने सभी दलों को आश्वासन दिया है कि चुनाव निष्पक्ष, स्वतंत्र और पारदर्शी तरीके से होंगे। उन्होंने आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायतों के लिए ECINET प्लेटफॉर्म के CVIL प्लेटफॉर्म के उपयोग पर जोर दिया। ज्ञानेश कुमार ने सभी दलों से ये सुनिश्चित करने की अपील की कि केरल का चुनाव देश और दुनिया के लिए एक आदर्श बने। उत्तराखंड राज्य के अल्मोड़ा जिले के रानीखेत स्थित चौबटिया में भारत और जापान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्डियन का 7वां संस्करण जारी है। ये महत्वपूर्ण सैन्य अभ्यास 24 फरवरी 2026 से शुरू हुआ है, जो 9 मार्च 2026 तक चलेगा। इस अभ्यास का उद्देश्य बदलती वैश्विक सुरक्षा चुनौतियों और आतंकवाद के खतरे को देखते हुए दोनों देशों की सेनाओं के बीच समन्वय और सामरिक सहयोग को और मजबूत करना है। संयुक्त सैन्य अभ्यास में भारत और जापान के कुल 240 सैनिक हिस्सा ले रहे हैं, जिनमें दोनों देशों के 120 सैनिक शामिल हैं। जापान की ओर से जापान ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स की 32वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट के सैनिक इस अभ्यास में भाग ले रहे हैं, जबकि भारतीय सेना का प्रतिनिधित्व लद्दाख स्काउट की टुकड़ी कर रही है। उत्तराखंड की विश्व प्रसिद्ध 4 धाम यात्रा के लिए ऑनलाइन पंजीकरण आज से शुरू हो गया है। श्रद्धालु विभाग की आधिकारिक वेबसाइट रजिस्ट्रेशन एंड touristcare.uk.gov.in और मोबाइल ऐप टूरिस्ट केयर उत्तराखंड के माध्यम से अपना पंजीकरण करा सकते हैं। इस वर्ष 4 धाम यात्रा 19 अप्रैल से शुरू होगी और इसी दिन यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। केदारनाथ धाम के कपाट 22 अप्रैल को और बद्रीनाथ धाम के कपाट 23 अप्रैल को खोले जाएंगे। 4 धाम यात्रा में शामिल होने वाले सभी श्रद्धालुओं के लिए पंजीकरण अनिवार्य किया गया है। पंजीकरण प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए भारतीय श्रद्धालु आधार कार्ड के माध्यम से, जबकि विदेशी श्रद्धालुओं के लिए ईमेल आईडी के जरिए पंजीकरण की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। जो श्रद्धालु ऑनलाइन पंजीकरण नहीं करा पाए, उनके लिए ऑफलाइन पंजीकरण की सुविधा भी उपलब्ध होगी और ये सुविधा 17 अप्रैल से शुरू की जाएगी। और इसके लिए ऋषिकेश के ट्रांजिट कैंप, हरिद्वार के ऋषिकुल मैदान और विकास नगर में विशेष पंजीकरण काउंटर स्थापित किए जाएंगे। प्रशासन के अनुसार 4 धाम यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाने के लिए सभी संबंधित विभाग आपसी समन्वय के साथ काम कर रहे हैं। यात्रा मार्गों, स्वास्थ्य सेवाओं, यातायात व्यवस्था और श्रद्धालुओं की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए व्यापक तैयारियां की जा रही हैं, ताकि देश विदेश से आने वाले यात्रियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। कर्नाटक में सिद्धारमैया सरकार ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने अपने बजट भाषण के दौरान कहा कि बच्चों की मानसिक सेहत, सीखने की क्षमता और डिजिटल लत को देखते हुए कड़े नियम जरूरी हो गए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार का मानना है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और अनियंत्रित स्क्रीन टाइम बच्चों के व्यवहार, ध्यान क्षमता और सुरक्षा पर गंभीर असर डाल रहे हैं और इस नए फैसले का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चे सोशल मीडिया के जोखिमपूर्ण और अनुचित प्रभावों से दूर रहें। बच्चों में मोबाइल फोन के बढ़ते इस्तेमाल के साइड इफेक्ट्स को रोकने के लिए मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा कि कर्नाटक 16 साल से कम उम्र के युवाओं के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगाएगा। हाल ही में वाइस चांसलर के साथ एक मीटिंग में उन्होंने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए मोबाइल फोन पर बैन लगाने पर उनकी राय मांगी थी और इससे पहले हेल्थ मिनिस्टर दिनेश गुंडूराव और IT/BT मिनिस्टर प्रियांक खरगे ने भी इसी तरह की बात कही थी,
जिसके बाद मुख्यमंत्री ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर पाबंदी लगाने की घोषणा की। संघ लोक सेवा आयोग के सिविल सेवा परीक्षा 2025 का फाइनल रिजल्ट शुक्रवार को अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दिया है। यूपीएससी CSE 2026 की परीक्षा में कुल 958 उम्मीदवारों ने सफलता हासिल की है। इस साल अनुज अग्निहोत्री ऑल इंडिया टॉपर बने हैं। उन्होंने परीक्षा में पहला स्थान हासिल किया है। उनके अलावा दूसरे नंबर पर राजेश्वरी सूबे और तीसरे नंबर पर आकांश ढुल हैं। परीक्षा में चयनित कुल 558 उम्मीदवारों की नियुक्ति देश की प्रतिष्ठित सेवाओं जैसे कि भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय राजस्व सेवा और भारतीय विदेश सेवा में की जाएगी। आयोग ने फाइनल रिजल्ट के साथ ही यूपीएससी CSE टॉपर लिस्ट, कट ऑफ और मेरिट लिस्ट भी जारी कर दी है और जिसे उम्मीदवार आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर देख सकते हैं। नेपाल में हुए आम चुनाव में रैपर और काठमांडू के मेयर रहे बालेन शाह की राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी एक बड़ी जीत की ओर बढ़ती दिखाई दे रही है। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी 95 सीटों पर आगे चल रही है, तो वहीं नेपाली कांग्रेस 11 सीटों पर आगे चल रही है। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी 10 सीट पर आगे चल रही है और नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी 8 सीट पर आगे चल रही है। नेपाल के चीफ इलेक्शन कमिश्नर राम प्रसाद भंडारी ने बताया है कि चुनाव में वोटर टर्नआउट 60% रहा। काठमांडू में 60 से 65% मतदान हुआ। सन 2022 में बनी राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी को चुनाव प्रचार के दौरान काफी समर्थन मिला है और बालेन शाह को प्रधानमंत्री पद के लिए एक मजबूत दावेदार माना जा रहा है। दूसरी ओर नेपाली कांग्रेस और CPN UML उस सरकार का हिस्सा थे जिसे पिछले साल जेन ज़ी आंदोलन के कारण गिर गई थी। नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष गगन थापा उनकी पार्टी की ओर से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं, जबकि CPN UML ने KP शर्मा ओली को प्रधानमंत्री पद का चेहरा बनाया है। मिडिल ईस्ट में जारी संघर्ष का आज 7वां दिन है और हालात अभी भी शांत होते नहीं दिखाई दे रहे हैं। अमेरिका, इजराइल बनाम ईरान के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। दोनों पक्ष एक दूसरे पर मिसाइलों और ड्रोन से हमले कर रहे हैं, जिससे भारी नुकसान हो रहा है। इस संघर्ष ने पूरे पश्चिम एशिया में संकट को और बढ़ा दिया है और इसका असर सिर्फ सैन्य मोर्चों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि तेल, गैस और अन्य सामग्रियों की आपूर्ति पर भी पड़ा है। मिडिल ईस्ट के इस संघर्ष का एक और बड़ा असर वैश्विक ऊर्जा बाजार पर पड़ा है। हॉर्मुज जल जमरूमध्य, जो ईरान, ओमान और संयुक्त अरब अमीरात के बीच स्थित है, ये दुनिया का लगभग 30% तेल और 20% गैस सप्लाई होती है। अगर इस क्षेत्र में युद्ध और तनाव बढ़ता है तो इसकी आपूर्ति बाधित हो सकती है, जिससे तेल की कीमतों में और वृद्धि हो सकती है, जो पहले से ही वैश्विक आर्थिक अस्थिरता को बढ़ा रही है। टीम इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल का टिकट हासिल कर लिया है। वानखेड़े के मैदान पर खेले गए दूसरे सेमीफाइनल में भारतीय टीम ने इंग्लैंड को 7 रनों से हराया। सेमीफाइनल मैच में कई बड़े रिकॉर्ड्स बने। टीम इंडिया ने चौथी बार फाइनल में पहुंचकर इतिहास भी रच दिया है। भारतीय टीम T20 विश्व कप के इतिहास में सबसे ज्यादा बार फाइनल में पहुंचने वाली टीम बन गई है। टीम इंडिया ने 2007, 2014 और 2024 के बाद चौथी बार खिताबी मुकाबले में अपनी जगह बनाई है। इस मुकाबले में कुल मिलाकर 34 छक्के लगे, जो T20 वर्ल्ड कप के एक मैच में सबसे ज्यादा हैं। इससे पहले इसी विश्व कप में वेस्टइंडीज और जिम्बाब्वे के बीच खेले गए मैच में कुल 31 छक्के लगे थे। भारत और इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने मिलकर सेमीफाइनल मैच में कुल 73 बाउंड्रीज लगाई, जो एक नया रिकॉर्ड भी है। इससे पहले T20 वर्ल्ड कप 2016 में इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के बीच खेले गए मैच में कुल 61 बाउंड्रीज लगी थीं। T20 वर्ल्ड कप 2026 के दूसरी सेमीफाइनल में कुल मिलाकर 499 रन बने। मेंस T20 इंटरनेशनल में इससे ज्यादा रन सिर्फ साल 2023 में साउथ अफ्रीका और वेस्टइंडीज के बीच खेले गए मुकाबले में बने थे। साउथ अफ्रीका और वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों ने मिलकर 517 रन बनाए थे। जैकब बैथेल ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 45 गेंदों में अपना शतक पूरा किया।
वह T20 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड की ओर से सबसे तेज शतक लगाने वाले बल्लेबाज बने। उन्होंने 48 गेंदों में 105 रनों की लाजवाब पारी खेली। T20 वर्ल्ड कप 2026 के खिताबी मुकाबले में भारत की भिड़ंत 8 मार्च को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में न्यूजीलैंड से होगी। स्पोर्ट्स डेस्क, DD न्यूज। और इसी के साथ ही हमारा ये सांकेतिक समाचार यहीं खत्म होता है। मुझे और मेरे सहयोगी बीना को अनुमति दें, लेकिन आप देखते रहिए DD न्यूज। नमस्कार।